बुनियाद गुजरे हुए कल में ही होती है। लोकसभा चुनाव जब देश में था तो बीजेपी पार्टी काफी उत्साहित नजर आ रही थी, लेकिन चुनाव के नजदीक आते आते पासा पलट गया। कांग्रेस पार्टी भारी पड़ गई और बीजेपी का 400 पार का नारा खाली डब्बा बन गया, जिसके बाद से यह कयास तेज हो चले कि इस साल यानी कि 2024 में 4 राज्य में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए बड़ी चुनौती थी और यह कहा जा रहा था कि अगर इन राज्यों में चुनाव बीजेपी हार जाती है तो उनके सहयोगी भी उनका साथ छोड़ सकती है, लेकिन हुआ कुछ उलट। कांग्रेस लोकसभा जीत के बाद उतना मजबूत परफॉर्मेंस नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद उनके लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद की जाने लगी थी। वहीं इसके उलट बीजेपी पार्टी ने काफी सतर्कता पूर्वक चुनाव लड़ा। झारखंड में हेमंत सोरेन ने वापसी की, ना कि कांग्रेस ने। हरियाणा का हार कांग्रेस के लिए बड़ा धक्का साबित हुआ, तो वहीं महाराष्ट्र में भी बीजेपी की जीत ने कांग्रेस को फिर से धकेल दिया। लगातार इन 2 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे और फिर इंडिया गठबंधन में फूट भी नजर आ गया। लेकिन भाजपा पार्टी अपनी जीत को, अपने आत्मविश्वास को, अपनी सफलता को पचा नहीं पाई और एक ऐसी गलती कर गई जिसे सुधारने के लिए एक से एक बढ़कर कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी पर भी ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे राजनीति काफी गरमाई। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी पार्टी की गलती पर मिट्टी नहीं पड़ पा रही है। अब करे तो क्या करे? अमित शाह, जो राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं, इस जीत के बाद उन्होंने बिहार को हल्के में लेना शुरू कर दिया। दिल्ली की राजनीति में तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के लौटने के आसार 70% से अधिक बन रहे हैं, क्योंकि जो हालात दिल्ली की राजनीति में बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल की है, उससे अरविंद केजरीवाल का पलड़ा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। आतिशी के सीएम की कुर्सी संभालने के बाद दिल्ली की राजनीति को भी आतिशी ने बड़ी ही मजबूती और समझदारी के साथ संभाला है। जिस तरह से पार्टी के बड़े नेताओं की घेराबंदी की गई थी, ऐसी परिस्थितियों में आतिशी ने दिल्ली को मजबूती से संभालकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की वापसी के लिए पर्याप्त जमीन तैयार कर रही है। इधर जीत के बाद बीजेपी पार्टी अति उत्साहित नजर आई और इसी उत्साह में आकर अमित शाह ने ऐसा बोल दिया है जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो रही है और कुछ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। चिंगारी धीरे धीरे ही सुलगती है और यह चिंगारी सुलगनी शुरू हो गई है, और वह कैसे, इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में अभी हाल ही में एक बयान दिया था और इस सवाल पर कि बिहार में सीएम फेस कौन होगा, जिसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार का स्पष्ट तौर पर नाम लेने से परहेज कर दिया और कहा कि यह तो पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्धारित करेगी, एनडीए घटक दल निर्धारित करेंगे, जिसके बाद नीतीश कुमार खफा भी है और बाकी एनडीए घटक दल इस बाबत सफाई भी पेश कर चुकी है, पेश कर रही है। लेकिन अब जो कुछ सामने आ रहा है वह एक बार फिर से बिहार में नई राजनीतिक फिजाओं को जन्म दे सकती है और समीकरण बदल सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव आते आते बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल न खड़ी हो जाए, क्योंकि अमित शाह ने 2 बड़ी गलतियां कर दी है। अमित शाह विपक्ष को निशाने पर ले रहे थे, लेकिन यह कटाक्ष विपक्ष को निशाने पर लेने से अधिक गंभीर कटाक्ष संविधान निर्माता बाबा साहेब
अंबेडकर पर हो चला। उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। आजकल फैशन चल गया है। इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। दोस्तों, एक आम नजरिए से यह बेहद मामूली बात नजर आ सकती है कि उन्होंने अंबेडकर पर कटाक्ष किया, जैसे नेहरू पर करते हैं, जैसे इंदिरा गांधी पर करते हैं। लेकिन दरअसल दोस्तों, नेहरू और अंबेडकर एक साथ राजनीति में सक्रिय रहे। लेकिन अंबेडकर का कद इस देश में शायद महात्मा गांधी से भी ऊपर का है। महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, लेकिन अंबेडकर को भगवान का ही दर्जा मिलता है। उन्हें भगवान न केवल दलित वर्ग मानते हैं, बल्कि हकीकत में जिस तरह से हमारा संविधान तैयार हुआ और हर लोगों का ख्याल इसमें रखा गया है, वह संविधान निर्माता अंबेडकर को बहुत ही महान बनाता है। महात्मा गांधी गुलाम भारत के लिए भगवान हैं, लेकिन आजाद भारत का भगवान अंबेडकर है। अंबेडकर पर सवाल उठाकर कोई राजनीतिक पार्टियां बच नहीं सकती है और भारत में एक नागरिक का जो महत्व है, उनका जो अस्तित्व है और संविधान से जो उन्हें सुरक्षा मिलती है, उसकी नींव अंबेडकर की है। बिहार के बड़े खिलाड़ी माने जाने वाले, राजनीतिक रूप से सधे हुए राजनीतिज्ञ माने जाने वाले नीतीश कुमार से भी अमित शाह ने बैर मोल ले लिया है। कम से कम जिसके सहारे केंद्र की सत्ता पर काबिज है और गृह मंत्री बने हुए हैं, उनका तो ख्याल कर लेते। इसे कहते हैं दोस्तों अति उत्साह में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। लेकिन दोस्तों, सत्ता की भूख हर किसी को होती है और इस भूख को मिटाने के लिए ही दोस्त और दुश्मन का फर्क सियासत में मिट चला है। तेजस्वी यादव अकेले सत्ता में आ जाए, बोलने और सुनने और सपने देखने में जितना सहज मालूम पड़ता है, हकीकत में यह उतना सहज है नहीं। वहीं नीतीश कुमार ने भी बीजेपी के साथ गठबंधन में आने के बाद कुछ ऐसे बयान दे डाले कि बीजेपी निश्चिंत हो गई कि अब तो नीतीश कुमार राजद के साथ नहीं जाएंगे और राजद नीतीश के साथ नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, ये वही नीतीश कुमार है जो तेजस्वी यादव से बिना एक शब्द बोले रातों रात बीजेपी से हाथ मिला लिया था। और किरकिरी अवश्य हो सकती है, लेकिन असंभव कुछ नहीं होता। कुछ अब ऐसे संकेत फिर से मिलने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी की सरकार में बीपीएससी का मुद्दा बिहार में गर्म है। अनशन तक शुरू हो चुके हैं और विपक्ष ने बड़ी ही मजबूती के साथ इनके साथ आ खड़े हुए हैं। अदानी का मामला, जिससे बीजेपी पार्टी की काफी घनिष्ठता सामने आती है, अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में उसकी किरकिरी हो चली है। देश में उस पर बहस के लिए सरकार तैयार नहीं हुई और विपक्ष ने आक्रामक रुख अख्तियार किया। अंबेडकर वाले बयान के बाद जो मारपीट कांड दोस्तों हुआ और यह अंदेशा लगाया गया कि अब अमित शाह के बयान पर मिट्टी पड़ जाएगी और कांग्रेस तथा राहुल गांधी निशाने पर आ जाएंगे। राहुल ने धक्का दिया, राहुल ने एक महिला के काफी करीब आ गए, जिसमें महिला सांसद असहज हो गई। इन सब से राहुल गांधी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि भारत में उनके विपक्षी भी राहुल गांधी की छवि पर यह राय रखते हैं कि संभव हो कि वे राजनीति के लिए नहीं बने हैं, लेकिन वे एक अच्छे इंसान हैं। ऐसे में उनकी छवि पर आघात करने से हकीकत में यहाँ भाजपा पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी की बी टीम माने जाने वाली पार्टी तक भी बीजेपी से खफा है। वहीं उनके सहयोगी दल में भी कोई भी बड़े नेता अमित शाह के बयान का बचाव करते नजर नहीं आए। हालांकि यह सच है कि अंबेडकर का अपमान करने वाली बीजेपी अकेली पार्टी नहीं है और यह भी सच है कि अंबेडकर को भारत रत्न देने वाली पार्टी बीजेपी ही है। लेकिन इस बात को एनडीए के सहयोगी दल उतने
बीजेपी में कोई मजबूत पकड़ नहीं रही है। उनकी अपनी सियासी जमीन बचाने की चुनौती है उनके सामने। बीजेपी पार्टी ने तो ठेंगा दिखा ही दिया था। लोकसभा चुनाव में चिराग के बढ़ते बयान के बाद पशुपति के साथ फिर से बीजेपी ने संपर्क साधा था, लेकिन इस बयान के बाद पारस और बसपा दोनों बीजेपी के खिलाफ हो गई है। नीतीश कुमार जो महिला सम्मान यात्रा निकालने वाले थे, लालू यादव के कटाक्ष की वे नैन सेकने जा रहे हैं, जिसके बाद राजनीति बिहार में काफी गरमाई थी। जिसके बाद फिर नीतीश कुमार ने जो एक्शन लिया वो काफी चौंकाने वाला है। नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा का नाम बदलकर प्रगति यात्रा रख दिया। लालू के बयान पर काफी किरकिरी हुई, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने यात्रा का नाम बदल डाला। यह बड़ी बात हो चली और यह बड़े संकेत भी दे रहे हैं। एनडीए की बैठक में जेपी नड्डा के घर नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। हालांकि उनकी बिहार में यात्रा है और एनडीए को यह मौका है यह कहने की कि वे अपनी यात्रा पर निकले हुए थे। वहीं इस बीच राष्ट्रीय जनता दल ने भी बड़े बयान दे डाले हैं। अभय कुशवाहा ने कहा कि चाचा भतीजा एक ही है, एक सत्ता में है तो एक विपक्ष में, अलग कहां है। एक मुख्यमंत्री है तो एक प्रतिपक्ष नेता है। अब आगे देखिए आने वाली राजनीति में क्या होता है। इधर जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री वाले बयान पर बचते नजर आए और कहा कि एनडीए घटक दल ही तय करेगी कि बिहार में सीएम कौन होगा। वहीं जीतन राम मांझी ने जो मांग बीजेपी के सामने रखी है उससे पार्टी असहज हो सकती है। दरअसल दिल्ली में भी हम पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। अगर गठबंधन में बात बन गई तब तो ठीक, वरना अकेले ही मैदान में उतरेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का कोई मजबूत वोट बैंक या आधार नहीं है और यहाँ कुल आरक्षित सीटें 12 है। इस बार हम पार्टी 6 से 12 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। पिछले बार हम पार्टी ने 2 उम्मीदवार दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारे थे। इसे इस तरह देखा जा रहा है कि दिल्ली में इस मांग के रास्ते बिहार में अच्छी दिल मांझी चाहते हैं। 1-2 सीट दिल्ली में मिल गई तब तो ठीक, नहीं तो वह बिहार में हिस्सेदारी बढ़ाना चाहेंगे। जीतन राम मांझी ऐसे ही प्रेशर पॉलिटिक्स करते आए हैं। हम की कार्यकारिणी बैठक में 9 प्रस्तावों को पारित किया। इन प्रस्तावों को लेकर बिहार एनडीए में बवाल मचना दोस्तों तय है। इस प्रस्ताव में कई ऐसी बातें हैं जिससे नीतीश कुमार को भी टेंशन हो सकता है। इसमें सबसे अहम है फ्री बिजली की घोषणा करना। बिहार में सभी तरह के पेंशन को कम से कम 2000 रुपये करना। घरेलू उपयोग के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री के अलावा और जीविका दादी ममता दीदी को लेकर भी बड़ा प्रस्ताव पारित हुआ है। इस प्रस्ताव के बाद यह कयास तेज हो चले हैं कि जीतन राम मांझी बिहार के सीएम बनने का सपना भी देख रहे हैं और वे यह मौका भी चाहते हैं। वहीं दिल्ली में चिराग पासवान भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और नीतीश कुमार ने तो पहले ही 6 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दे डाले हैं। संगम बिहार, बुराड़ी, सीमापुरी सहित कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पर जदयू की खास नजर है, जहां बिहार के रहने वाले लोगों की अच्छी तादाद है। सहयोगी दल और अंबेडकर के मुद्दे को अगर बीजेपी नहीं संभालती